नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप केवीएस पीआरटी 2018 पेपर के विज्ञान पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। केवीएस पीआरटी 2018 के पेपर में विज्ञान से रिलेटेड कुल 20 अंक के प्रश्न पूछे गए थे सब्जेक्ट कंसर्न वाले सेक्शन में। तो अगर आप केवीएस पीआरटी के लिए आवेदन किए हैं या फिर भविष्य में करने वाले हैं तो ये वीडियो देखना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है केवीएस पीआरटी के पेपर के पैटर्न को समझने के संदर्भ में। अगर आप केवीएस पीआरटी 2018 के संपूर्ण प्रश्न पत्र का कंप्लीट सॉल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप शिक्षा जगत से जुड़े सभी खबरों से अपडेटेड रहना चाहते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, समय t बराबर 0 पर किसी स्कूटर का वेग 21 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, ये प्रारंभिक वेग है। प्रारंभिक वेग को हम लोग u से डिनोट करते हैं। u बराबर कितना दिया गया है, आप कहेंगे कि 21 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ तक क्लियर? आगे पढ़िए। इसकी गति 50 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से कम हो रही है। अब ये जो दर दिया गया है, गति के बढ़ने या फिर घटने की जो दर होती है उसे हम लोग त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। और यहाँ पर कम हो रही है, कम हो रही है यानी कि ये धीरे धीरे उसका वेग कम होता जा रहा है, यानी कि जो एक्सेलरेशन है वो निगेटिव में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ए का मान क्या हो जाएगा, कम हो रही है तो निगेटिव में हो जाएगा। और क्या दिया गया है, 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। यहाँ तक क्लियर? आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, 4 सेकंड के अंत में यह स्कूटर कितनी दूरी तय कर लेता है। तो यहाँ पर समय कितना दिया गया है, 4 सेकंड दिया गया है। चलिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक्सेलरेशन का जो मात्रक है ये सेंटीमीटर में दिया गया है और जो प्रारंभिक वेग का मात्रक है वो मीटर पर सेकंड में दिया गया है। तो इसको पहले हमें एक मात्रक में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि एक्सेलरेशन जो है इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए सेंटीमीटर में 100 से भाग दे देंगे। तो 100 से भाग देंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा माइनस का 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे आया, मैंने इसमें 100 से भाग दे दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? चलिए, अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, S = UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? देखिए, U क्या है, प्रारंभिक वेग है, T क्या है, कितना समय दिया गया है, और A क्या है, एक्सेलरेशन हो गया, और T क्या है, वो तो समय है। ठीक है, तो U का मान कितना दिया गया है, 21 दिया गया है। ठीक है, U का मान 21 हो गया। T का मान कितना दिया गया है, आप कहेंगे कि 4 दिया गया है, प्लस 1/2, और A का मान कितना है, A का मान माइनस में 1/2 है, और T का मान 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4 × 4 मैं कर देता हूँ। ठीक है, ये एक से देखिए, ये एक कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका, और ये 2 मिल करके ये 4 पूरा कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 21 चौके 84 हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा माइनस का 4। इसमें से जब घटाएंगे तो इसका मान आ जाएगा 80 मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 80 मीटर। चलिए, दिए गए विकल्प में देखिए 80 मीटर विकल्प नंबर 1 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 80 मीटर इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सोडियम में सही इलेक्ट्रॉनों का वितरण है। तो सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 11, और 11 का जब आप इलेक्ट्रॉनिक वितरण देखेंगे तो पहला K, दूसरा L, तीसरा M में। K में आपका 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, L में आपका मैक्सिमम 8, और बचा 1। देखिए 2, 8, 10 और 1 ही बचा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा M में। यानी कि हमारा इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होगा, 281। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 में बात की गई है, 281 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, संतृप्त एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन यौगिक कौन से हैं। संतृप्त यानी कि सैचुरेटेड एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन हमसे पूछा जा रहा है। देखिए, संतृप्त क्या होते हैं, तो कोई भी एक ऐसा हाइड्रोकार्बन यौगिक जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में केवल सिंगल बंध होता है उसे हम लोग संतृप्त बोलते हैं। और असंतृप्त किसे बोलते हैं, जिस भी कार्बनिक यौगिक में कार्बन और कार्बन के बीच द्विबंध या फिर अगर त्रिबंध पाया जाता है तो ये असंतृप्त बोले जाते हैं। ये दोनों असंतृप्त हैं और ये संतृप्त है। तो हमें वो वाला विकल्प चुनना होगा जिसमें केवल कार्बन और कार्बन के बीच में केवल एक बंध पाया जाता है। साथ ही साथ एक कंडीशन और दी गई है कि ए साइक्लिक होना चाहिए। ए साइक्लिक का मतलब कि जैसे देखिए आप लोगों ने हाई स्कूल इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा, देखिए इस प्रकार से कुछ संरचनाएं पढ़ी होंगी। तो अगर कार्बन के परमाणु इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार से एक साइकिल पूरा बना दे, एक चक्र पूरा बना दे, तो इसे हम लोग साइक्लिक बोलते हैं। और प्रश्न में क्या बोला गया है, ए साइक्लिक, यानी कि इस प्रकार का कोई भी चक्र नहीं होना चाहिए उस हाइड्रोकार्बन में, वो वाला विकल्प हमारा उत्तर होगा। यानी कि इस प्रकार से बंधे हुए चक्र में नहीं होना चाहिए, उसे ए साइक्लिक कहा जाता है। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है एथीन। तो जो एथीन का फॉर्मूला होता है
अणु सूत्र वो क्या होता है, आप कहेंगे कि C2H4 होता है, C2H4। और इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, देखिए C2 इस प्रकार से और H4 यहाँ पर, H यहाँ पर जुड़ जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा, इसके बाद से यहाँ पर जुड़ जाएगा और यहाँ पर जुड़ जाएगा, C2H4। देखिए ठीक है, यहाँ पर देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में द्विबंध है। मैंने आपसे क्या बोला था, कार्बन और कार्बन के बीच में जब द्विबंध हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, असंतृप्त हो जाता है। और प्रश्न चूंकि हमसे संतृप्त के बारे में पूछा गया था, इसलिए एथीन हमारा उत्तर नहीं होगा, चौथा वाला गलत हो गया। ठीक है, तीसरा विकल्प दिया गया है साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन का मतलब होता है, हेक्सा का मतलब होता है 6। ठीक है, यहां पर नाम में ही साइक्लो आ गया है, तो ये तो पहले ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए था कि ये गलत है। ठीक है, क्योंकि हमसे ए साइक्लिक पूछा गया था। फिर भी एक बार देख लेते हैं, इसका जो अणु सूत्र बनेगा वो बनेगा C6 और H12 बनता है। और ये कैसे बनेगा, देखिए यहां पर 1 2, उसके बाद से 3 4 5 और ये 6। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन हो गया। और सभी कार्बन से अब दो दो हाइड्रोजन के परमाणु जुड़ जाते हैं, यानी कि इस प्रकार से H, इस प्रकार से देखिए यहाँ पर भी H, इस प्रकार से देखिए यहाँ पर भी 2 H, इस प्रकार से देखिए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो आप देखेंगे कि कार्बन और कार्बन के बीच में सभी जगह केवल सिंगल बंध है, एकल बंध है, लेकिन ये साइक्लिक है, देखिए चक्र के रूप में है ना, इसलिए ये हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे ए साइक्लिक पूछा गया था। ठीक है, तो तीसरा भी गलत हो गया। दूसरा देखिए बेंजीन दिया गया है, तो बेंजीन का जो संरचना सूत्र होता है वो किस प्रकार से होता है, देखिएगा इसका जो अणु सूत्र होता है वो होता है C6H6। तो यहाँ पर देखिए कार्बन के कितने परमाणु होंगे, 6 परमाणु होंगे, तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए कार्बन के कितने परमाणु हो गए, 1 2 3 4 5 और ये 6 यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद से H6, तो यहाँ पर सबसे अब एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन का परमाणु। ठीक है, यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन मैं जोड़ देता हूँ। तो देखिए कार्बन का संयोजकता पूर्ण करने के लिए कितने बंध होने चाहिए, 4 होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सभी कार्बन में एक एक केवल है, तो यहाँ पर 1 लग जाएगा। उसके बाद से देखिए इसका भी 4 हो गया, इसका भी 4 हो गया। अब एक अल्टरनेट यहाँ पर लगेगा, उसके बाद से देखिए एक अल्टरनेट यहाँ पर लगेगा। तो एक तो पहले ये देख लीजिए कि कार्बन के बीच में 2 द्विबंध आ जा रहा है, तो यानी कि ये संतृप्त नहीं होगा बल्कि असंतृप्त हो जाएगा। साथ ही साथ ये साइक्लिक भी है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ये असंतृप्त और साइक्लिक होता है। और प्रश्न में हमसे संतृप्त और असाइक्लिक यानी ए साइक्लिक पूछा गया था। ठीक है, एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 ब्यूटेन, इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ब्यूटेन का जो अणु सूत्र होता है वो होता है C4H10, C4H10। तो देखिए पहले तो 4 कार्बन बना लीजिए, ठीक है, इनके बीच एकल बंध हो जाएगा। उसके बाद से देखिए यहाँ पर 3 कार्बन यहाँ पर जुड़ जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। तो देखिए इसका भी 4 हो गया, 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 और ये सभी हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो अब देखिए किसी भी कार्बन परमाणु के बीच में कोई भी एक तरीके से 2 बंध नहीं है, द्विबंध नहीं है या फिर त्रिबंध नहीं है, सभी में एकल बंध है, यानी कि ये संतृप्त का उदाहरण है। और चूंकि यहाँ पर साइक्लिक नहीं है, जिस प्रकार से आपका साइकिल बन रहा था, ये साइक्लिक नहीं है, इस वजह से ये संतृप्त ए साइक्लिक का उदाहरण हो जाएगा ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। उम्मीद करता हूं आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कोई पिंड 2 क्रमागत समान दूरियों को V1 और V2 चालों द्वारा तय करता है, इस पिंड की औसत चाल कितनी होगी। मान लीजिए कि एक पिंड है, यहां से चलना शुरू करता है A पॉइंट से और B पॉइंट पर पहुंचता है। इसके दौरान इसकी जो वेग है वो कितना है, V1 है, और इसका जो डिस्टेंस है वो S है। फिर वो पॉइंट B से पॉइंट C की तरफ बढ़ता है और यहाँ पॉइंट C पर पहुँचता है। इसके दौरान इसकी जो चाल थी, वेग था, वो V2 था और इसकी दूरी भी S थी, यानी दूरी दोनों समान है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इस पिंड की औसत चाल क्या होगी। औसत चाल क्या होता है, कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय, कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय। तो सबसे पहले हम लोग A से B तक जाने में कितना समय लगा उसको निकाल लेते हैं। तो मान लीजिए कि T1 समय लगा, तो T1 बराबर क्या हो जाएगा, कुल चली गई दूरी, तो दूरी कितनी है, S है, और कुल और दूरी बटे वेग हो जाता है, दूरी बटे वेग हो जाता है। तो यहाँ पर मैं V1 लिख देता हूँ। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद से देखिए अगर मैं T2 निकाल लूँ कि B से C तक जाने में कितना समय लगा, तो आप कहेंगे दूरी यानी दूरी S था और बटे वेग यानी कि वेग कितना हो जाएगा या फिर चाल कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि V2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। चलिए अब हमसे पूछा गया था औसत चाल। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल चली गई दूरी। तो यहाँ पर भी S चली गई है और दूसरी बार भी S चली गई है, तो कुल चली गई दूरी कितना हो जाएगा, 2S हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। बटे कुल लगा समय, T1 का मान कितना दिया गया है, आप कहेंगे S/V
V1 दिया गया है और T2 का मान कितना दिया गया है, S बाई V2 दिया गया है। दोनों से मैं S को कॉमन ले लेता हूं तो S बाहर निकल जाएगा और ये S ये पूरा कट जाएगा कॉमन लेने के बाद से, डायरेक्टली मैं नहीं काट रहा हूं, कॉमन लेने के बाद से, ठीक है, यहां तक क्लियर। उसके बाद से ऊपर केवल 2 बचेगा और नीचे देखिए 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2 बचेगा। तो मैं V1 V2 यहां पर एलसीएम ले लेता हूं तो यहां पर बचेगा V2 प्लस V1, ठीक है, और ये वाला जो है ऊपर जाकर के यहां पर गुणा हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 2V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, ठीक है, यही हमारा उत्तर होगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन 4 में इसी की बात की गई, 2V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, कोई खुली जीप किसी सरल रेखीय पथ पर एक समान वेग से गतिमान है। यहां पर मान लीजिए कि ये एक जीप है, ठीक है, ये मान लीजिए जीप है और ये इसका छत बिल्कुल खुला हुआ है, ये बिल्कुल खुला हुआ है, यहाँ पर कोई ड्राइवर बैठा हुआ है और इसके अगली सीट पर, बगल वाली सीट पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। आगे देखिए, आगे की सीट पर बैठा कोई व्यक्ति किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर उछालता है, कुछ समय पश्चात वह गेंद कहाँ गिरेगी। तो यहाँ से एक बॉल ऊपर उछाला गया और ये एक समान गति से आगे की दिशा में, एक समान गति से, देखिए समान वेग से वो आगे बढ़ रही है, तो बॉल कहाँ गिरेगा ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए जब बॉल को ऊपर उछाला गया तो केवल उस पर ऊपर की तरफ फोर्स नहीं लगा है, क्योंकि ये गाड़ी जो है वो गति की दिशा में है। तो न्यूटन के प्रथम नियम से जब कोई वस्तु गतिमान अवस्था में होती है तो उसके साथ जितने भी पिंड होते हैं वो भी गतिमान अवस्था में होगी, यानी जीप के साथ व्यक्ति बैठा हुआ है तो व्यक्ति भी गतिमान है और साथ ही साथ उसके हाथ में बॉल था तो वो भी गतिमान है आगे की तरफ। और जब बॉल को ऊपर फेंका जाएगा तो सिर्फ ऊपर की तरफ बॉल पर फोर्स नहीं लगा है, बल्कि उसके साथ गति कर रहा था व्यक्ति के साथ, इस वजह से उसका जो फोर्स होगा उसको गाड़ी की दिशा में भी लगेगा, गाड़ी की दिशा में भी लगेगा, क्योंकि न्यूटन का नियम यह भी कहता है कि कोई वस्तु अगर गतिमान है तो गतिमान अवस्था में ही रहेगी और अगर स्थिर है तो स्थिर अवस्था में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई भी बाहर से फोर्स ना लगाया जाए। तो यहां पर भले ही जो बॉल था उसको एक तरीके से आगे फेंका गया, ऊपर की तरफ उछाला गया है, लेकिन उस पर फोर्स जो है वो गाड़ी की चलने की दिशा में भी लगती रहेगी, ठीक है। इसलिए जो जैसे मान लीजिए गाड़ी यहाँ था और कुछ समय बाद गाड़ी चल करके यहाँ पर पहुँच गया, कुछ समय बाद मान लीजिए गाड़ी यहाँ पर पहुँच गया, तो जो बॉल ऊपर उछाला गया था उस पर गाड़ी की दिशा में भी फोर्स लग रहा था, यानी कि अब बॉल यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि गाड़ी के चलने की दिशा में वो भी मूव कर रही थी ऊपर उछालने के बावजूद भी, ठीक है। इसलिए जो बॉल था वो उसके हाथ पर ही गिरेगी। क्यों हाथ पर गिरेगी? इसलिए हाथ पर गिरेगी क्योंकि जो गाड़ी का वेग था, जो जीप का वेग था, वो बिल्कुल समान था, बिल्कुल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो आगे बढ़ रहा था। इसलिए जिस पोजीशन में वो ऊपर फेंका था उसी पोजीशन में नीचे आकर गिरेगा, और चूंकि गाड़ी का वेग और जो बॉल है उसका वेग, आगे जाने का वेग लगभग समान होगा, इस वजह से उसी के हाथ में आकर के बॉल गिरेगी। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, 15 मीटर प्रति सेकंड के क्षैतिज वेग से किसी सरल रेखा के अनुदिश गतिमान कोई 40 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड 10 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी स्थिर लकड़ी के गुटके से टकरा करके चिपक जाता है। यानी कि देखिए यहाँ पर कोई 40 किलोग्राम का पिंड है, ये 40 किलोग्राम का पिंड है जो कि गति कर रहा है किस दर से, 15 मीटर प्रति सेकंड की दर से, ठीक है। इसका वेलोसिटी हमें दिया गया है। आगे पढ़िए, कहा जा रहा है कि एक स्थिर इस प्रकार से 10 किलोग्राम का लकड़ी का गुटका है, ये रुका हुआ है, ये वाला गतिमान कर रहा था, गति में था 15 मीटर प्रति सेकंड के दर से, लेकिन ये वाला रुका हुआ था, और जब आकर के इसमें टकराया, ये वाला पिंड आकर के इसमें जब टकराएगा तो कहा जा रहा है कि ये देखिए चिपक जाता है, यानी कि ये पिंड अब यहाँ से हट करके यहाँ पर आ गया और बिल्कुल चिपक गया। जाहिर सी बात है जब ये गति की अवस्था में था तो ये इसको भी थोड़ा सा आगे मूव कर देगा, इस जो स्थिर वाली पिंड थी इसको भी आगे मूव करेगा, यानी ये चिपकने के बाद से ये किसी ना किसी गति से आगे की तरफ थोड़ा सा खिसकेंगे, मूव करेंगे, ठीक है। चलिए, ये हमसे पूछा जा रहा है, यदि पृष्ठ चिकना है और संघट्ट यानी चिपकने के पश्चात संयुक्त पिंड और लकड़ी का गुटका उसी सरल रेखा के अनुदिश किस वेग से आगे बढ़ेंगे। चलिए, ये हमारा संवेग संरक्षण के नियम के अंतर्गत हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि पिंड के टकराने से पहले और पिंड के टकराने के बाद का जो संवेग है वो बराबर होगा। संवेग क्या होता है? संवेग बराबर P बराबर mv होता है, यानी कि पहले केवल ये वाली मूवमेंट में थी पिंड और टकराने के बाद से दोनों पिंड मूवमेंट में हो गई, तो इसका द्रव्यमान गुणे वेलोसिटी बराबर इसका टोटल द्रव्यमान गुणे वेलोसिटी, यहां से करके हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए, हम लोग क्या करेंगे, P1 बराबर P2 कर देंगे, क्योंकि संवेग बराबर होगा संवेग संरक्षण के नियम से। तो P1 बराबर क्या होता है, m1 v1, और P2 क्या होता है, m2 v2, ठीक है। देखिए m1 का मान क्या हो गया, पहले केवल 40 किलोग्राम का द्रव्यमान का था, तो 40 किलोग्राम
और माफ कीजिएगा ये V1 है। V1 क्या हो जाएगा, V1 आपको दिया गया है 15 मीटर पर सेकंड, तो यहां पर मैं 15 रख देता हूं। और M2 क्या हो जाएगा, देखिए दोनों चिपक गए थे टकराने के बाद से, तो 40 किलोग्राम का ये था और 10 किलोग्राम का ये था। जब चिपक गए तो इनका जो टोटल मास हो जाएगा, टोटल द्रव्यमान हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 40 + 10 यानी 50 हो जाएगा। और V2 हमें निकालना ही है, क्योंकि हमसे किस वेग से गति करेगा दोनों पिंड, ये हमसे पूछा गया था। तो V2 का मान हम ऐसे ही रखने देते हैं। ठीक है, देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, और ये 5 से काटेंगे तो 5 तिहाई 15। ठीक है, तो V2 का मान 4 × 3 यानी कि 12 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 में 12 मीटर पर सेकंड इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कोई पिंड इस प्रकार गति करता है कि उसके द्वारा चली गई दूरी लिए गए समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। इस पिंड की गति के विषय में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ध्यान से समझिएगा क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि चली गई दूरी s बराबर, हमने पढ़ा था ut + ½ AT² होता है। यहां तक क्लियर। तो हमसे ये बोला जा रहा है कि इसकी जो चली गई कुल दूरी है, यहां पर देखिए चली गई दूरी जो है वो समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती यानी कि प्रोपोर्शनल कहा जा रहा है। तो यहां पर देखिए समय ये है t और इसका वर्ग ये है, यानी कि ये वाला टर्म 0 बताया जा रहा है, तभी तो इसके अनुक्रमानुपाती हो पाएगी। तो ये वाला टर्म कैसे 0 होगा, जब प्रारंभिक वेग यानी u जो होता है प्रारंभिक वेग होता है, तो प्रारंभिक वेग अगर 0 है तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि प्रारंभिक वेग को 0 रख देना है। उसके बाद भी हमारे पास क्या बचेगा, जैसे ये खत्म हो जाएगा 0 होने के बाद से, उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा s बराबर ½ AT²। देखिए ये तो कांस्टेंट है, तो इससे कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन a जो है ये वेरिएंट है, यानी वेरिएबल है, बदलेगा, लगातार इसका मान बदल रहा होगा, क्योंकि a का मान a एक्सेलरेशन यानी त्वरण को बोलते हैं। तो अगर हमसे ये बोला जा रहा है कि समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती करना है अगर, तो जाहिर सी बात है इसको भी कांस्टेंट रहना होगा, तभी तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो पाएगा। यानी ये कांस्टेंट रहेगा a का मान, तभी ये t² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो पाएगा। इस वजह से जो a का यहां पर मान होगा वो नियत यानी कि कांस्टेंट रखना होगा। ठीक है, चलिए इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चौथे विकल्प में दिया गया है पिंड घटते त्वरण से गति कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए हमारा क्या आया था, s बराबर ½ AT²। तो अगर ये घट रहा है तो जाहिर सी बात है s का मान डायरेक्टली इसके प्रोपोर्शन नहीं होगा, यानी कि अगर इसका मान कांस्टेंट होता तभी होता, तो ये तो घटना होगा नहीं। इसी प्रकार से देखिए पिंड बढ़ते त्वरण से गति कर रहा है तो बढ़ने भी नहीं होगा। पिंड शून्य त्वरण से गति कर रहा है, अगर ये शून्य रख देंगे हम लोग, a का मान 0 रख देंगे, तो ये तो पूरा मान 0 हो जाएगा ना, तो फिर t² के भी समानुपाती नहीं होगा, ये भी, यानी ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2। देखिए पिंड का त्वरण नियत है यानी कि कांस्टेंट है, a का मान अगर हम लोग कांस्टेंट रख दें, अब उसके बाद s जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा t² के, यानी कि t को अगर हम लोग घटाते हैं तो s का मान घटेगा, t को बढ़ाएंगे तो s का मान बढ़ेगा। इसका सेंस ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन का। ठीक है, क्योंकि ये अब a पर निर्भर नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि a का त्वरण जो है वो कांस्टेंट हो गया, नियत हो गया। तो यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पृथ्वी पर जल के संसाधन हैं, जल के संसाधन कौन कौन से हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए मानसूनी वर्षा भी है, पवन और ध्रुवों पर हिम भी है, और समुद्र महासागर भी है। तो 3 विकल्प तो चुनेंगे नहीं। ऑप्शन नंबर 4 में देखिए महासागर, हिम, वर्षा और भूमिगत जल, यहां पर सभी मेंशन किया गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, इनमें से रबी की फसल नहीं है, यानी कौन सा रबी का फसल नहीं है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो रबी के फसल को सर्दियों के फसल के तौर पर भी देखा जाता है, ये अक्टूबर या नवंबर में उगाए जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए सरसों जो होता है, सरसों का साग आप लोग खाते हैं, तो ये जाड़े के सीजन में मिलता है, यानी कि ये अक्टूबर नवंबर में ही उगाया जाता है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ये एक रबी का फसल है। मटर भी देखिए जाड़े के सीजन में ही मिलता है। ठीक है, तो इस वजह से देखिए आप वो वाला मटर मत देख लीजिएगा जिसे हम लोग रेफ्रिजरेट करके साल भर रखते हैं, वो वाले मटर की बात नहीं कर रहा हूँ। जो नेचुरल मटर होता है, जो फली होता है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो वो जाड़े के सीजन में ही मिलता है। तो ये भी आपका रबी की फसल हो जाएगा, तो हमारा उत्तर नहीं होगा। गेहूं भी जाड़े के सीजन में ही बोया जाता है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3, ये जाड़े के सीजन में नहीं बोया जाता है। काला चना रबी का फसल नहीं होगा। विकल्प नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, कौन सा भोजन तुरंत ऊर्जा देता है। यहाँ पर देखिए चारों विकल्पों में देखेंगे तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की बात की गई थी, एक में वसा की बात की गई है, तीसरे में विटामिन की बात की गई है, और चौथे में प्रोटीन की बात की गई है। तो कौन सा तुरंत ऊर्जा देता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले बेसिक मैकेनिज्म आपको समझने की आवश्यकता है कि हमें ऊर्जा मिलता कैसे है। जैसे हम भोजन जो करते हैं तो पाचन के अंतर्गत
जो हम भोजन कर रहे हैं, जैसे हमारा भोजन का जो पाचन होगा, जैसे दाल चावल हमने खाया, रोटी खाया, सब्जी खाया, तो ये रोटी सब्जी का पाचन नहीं होता है। हम जो कुछ भी भोजन ग्रहण कर रहे हैं वो सिर्फ 6 फॉर्म में हमारे शरीर के अंदर जाता है। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा फैट, चौथा वाटर, पांचवा मिनरल्स और छठा विटामिन। यानी कुछ भी आप खाएंगे तो इन्हीं 6 में से कोई ना कोई एक चीज या फिर इनका मिक्स आपको मिल सकता है। ठीक है, अब इन्हीं का पाचन करना होता है और इन्हीं के पाचन के दौरान हमें ऊर्जा मिलती है। पाचन क्या हो गया? ऑक्सीकरण समझ लीजिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इनको जलाना। यानी एक तरीके से आपको ऊर्जा कैसे मिलेगी? जब आप आग लगाते हैं, मतलब कि आग जलाते हैं, तभी आपको उस ईंधन से ऊर्जा मिलती है। यानी कि आग में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, उसका जलना हो रहा है। इसी प्रकार से जो हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर लिया, उसका एक तरीके से ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण जो होता है उसे ही पाचन बोलते हैं और उसी के फलस्वरूप हमें ऊर्जा मिलता है। तो सबसे पहले जिसका पाचन होगा उसी के तहत हमें ऊर्जा मिलेगी, ये तो कंफर्म हो गया, क्योंकि जो सबसे पहले जलेगा इन चारों में से उसी के तहत पहले ऊर्जा निकलेगी और उसी से सबसे पहले हमें तुरंत इंस्टेंट ऊर्जा मिल जाएगा। ठीक है, यहां पर मैं बता दूं कि देखिए, पाचन सिर्फ 3 चीजों का होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। किसका किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का ही सिर्फ पाचन होता है, क्योंकि ये एक जटिल अणु होते हैं। बाकी के वाटर, मिनरल्स और विटामिन का कोई भी पाचन नहीं होता है। तो जब विटामिन का पाचन ही नहीं हो रहा है, ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा हूं मैं, विटामिन का पाचन ही नहीं हो रहा है, तो जाहिर सी बात है विटामिन का पाचन नहीं हो रहा है तो इसका ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है, और ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है तो इससे हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी। यानी कि ये हमें तुरंत ऊर्जा नहीं देगा। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ऊर्जा तो तभी मिलेगा ना जब उसका दहन किया जाएगा, ऑक्सीकरण किया जाएगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो विटामिन का पाचन करने की आवश्यकता ही नहीं होती है, क्योंकि ये सरल अणु होता है। ध्यान दीजिएगा, वाटर, मिनरल्स और विटामिन ये सरल अणु होते हैं, इनका ऑक्सीकरण या फिर पाचन करने की आवश्यकता नहीं होती है। पाचन केवल 3 प्रकार की चीजों का होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, जो कि आपके विकल्प में बचा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट, यहां पर प्रोटीन और ये फैट। अब इन तीनों में से सबसे पहले किसका पाचन होगा, उसी से हमें पहले ऊर्जा मिलेगी। देखिए, अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, ये हमें मिलेगा कैसे? भोजन से मिलेगा। तो भोजन हम लोग जैसे जैसे ग्रहण करते हैं, उसका शरीर के जो पाचन तंत्र है उसका अलग अलग जगह पर पाचन हो रहा होता है। सबसे पहले भोजन को हम लोग मुख में डालते हैं, यानी मुंह में लेते हैं। उसके बाद से भोजन हमारे ग्रसनी से होते हुए ग्रास नली में पहुंचता है, उसके बाद अमाशय में पहुंचता है, उसके बाद छोटी आंत में पहुंचता है और अंत में बड़ी आंत में जाकर के हमारा पूरा पाचन का प्रोसेस खत्म हो जाता है। और जो हमारा जो पाचन की क्रिया करेगा, जाहिर सी बात है अब इन सभी जटिल अणुओं को पचाना है तो कोई ना कोई ऐसा चीज होगा जो कि इनको पचाने का काम करेगा। तो ऐसा कोई भी चीज जो कि इनको पचाने का काम करता है उसे हम लोग एंजाइम बोलते हैं। यानी कि बिना एंजाइम के पाचन होगा ही नहीं। और अलग अलग जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, तो इनको पचाने के लिए अलग अलग यहाँ पर एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। हमारा जो भोजन का पाचन है वो हमारे मुख से ही शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि मुख में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे टाइलिन एंजाइम बोलते हैं, वो हमारे लार में पाया जाता है। इसीलिए जब आप रोटी को देर तक चबाते हैं, खूब चबाते हैं अपने रोटी को मुंह में लेकर के, तो रोटी कुछ समय बाद आपको मीठा लगने लगती है। क्यों मीठा लगती है? क्योंकि वहां पर रोटी में कार्बोहाइड्रेट है और वो कार्बोहाइड्रेट आपके लार से मिल करके उसका पाचन कर रही होती है और उसलिए आपको इंस्टेंट ऊर्जा मिल जाता है। देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट है इसका पाचन आपके मुख से ही शुरू हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के पचाने के लिए जो एंजाइम पाई जाती है वो टाइलिन एंजाइम आपके मुख के लार में पाई जाती है और इस वजह से कार्बोहाइड्रेट का पाचन आपके मुख में ही शुरू हो गया। यानी भोजन अभी आगे बढ़ा नहीं, फिर भी कार्बोहाइड्रेट आपका पच चुका है, ऑक्सीकरण हो चुका है कुछ पार्ट, और इस वजह से यहां पर आपको ऊर्जा मिल चुकी है। यानी तुरंत ऊर्जा किससे मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी। बाकी के जो और सभी हैं, वसा की मैं बात करूं, प्रोटीन की बात करूं, तो प्रोटीन का जो 70% पाचन होता है वो अमाशय में जाकर के होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, पहला पेप्सिन और दूसरा रेनिन एंजाइम पाया जाता है। रेनिन एंजाइम और पेप्सिन एंजाइम पाए जाते हैं यहाँ पर अमाशय में। इस वजह से जो 70% प्रोटीन का पाचन होता है वो अमाशय में होता है। तो प्रोटीन तो हमारा उत्तर होगा नहीं, क्योंकि ये इसके पाचन के लिए हमें अमाशय तक पहुंचने का इंतजार करना पड़ेगा। और जो फैट होता है इसका भी पाचन आगे जाकर के होता है। बाकी आपके ग्रसनी और ग्रास नली में कोई भी पाचन नहीं होता है, क्योंकि ग्रसनी और ग्रास नली में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के लिए एंजाइम जो टाइलिन एंजाइम है वो लार में ही मिल जा रहा है, इसलिए यहाँ का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे मुख से ही शुरू हो जा रहा है। जाहिर सी बात है बाकी के और सभी आगे जाकर के ऑक्सीकृत होंगे, इस वजह से इनसे ऊर्जा बाद में मिलेगी और कार्बोहाइड्रेट से हमें इंस्टेंट ऊर्जा मिल जाती है, तुरंत ऊर्जा मिल जाती है, क्योंकि मुख में ही इसका पाचन शुरू हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था वाट सेकेंड किसका मात्रक है। वाट सेकेंड देखिए, एक मैं सूत्र लिख रहा हूँ, P बराबर W/T। P क्या होता है, पावर यानी शक्ति, और W वर्क हो गया, और T समय हो गया। तो यहाँ पर देखिए P का जो मात्रक होता है इसका वॉट होता है, ठीक है, वॉट होता है, और W का मात्रक क्या होता है, आप कहेंगे W मतलब कि वर्क हो गया, कार्य हो गया, तो कार्य का मात्रक जूल होता है, ठीक है, क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। और समय का मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक सेकेंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर इसका इधर हम लोग गुणा कर दे तो जूल बराबर क्या हो जाएगा, जूल बराबर वॉट सेकेंड हो जाएगा, वॉट सेकेंड। और जूल किसका मात्रक होता है, जूल ऊर्जा का मात्रक होता है, ठीक है। जूल किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है, यानी वॉट सेकेंड किसका मात्रक हो जाएगा, ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। बाकी के विकल्प को देख लीजिए, संवेग होगा नहीं, बल होगा नहीं, शक्ति होगा नहीं, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ऊर्जा इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कौन से अंग के द्वारा रक्त को सारे शरीर में अभिगमन किया जाता है, यानी कि कौन सा अंग ब्लड को हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है, ये पूछा जा रहा है। तो ये हृदय होता है, हृदय पूरे शरीर में ब्लड को पंप कर रहा होता है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था 10 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। यदि इस पिंड का वेग 3 गुना कर दिया जाए तो पिंड की गतिज ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, 10 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड और इतना वेलोसिटी दिया गया है, तो इसके वेलोसिटी और इसके मास से कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया, परिवर्तन पूछा गया है प्रतिशत में, ठीक है। देखिए पहले क्या दिया गया था, मान लीजिए पहले पिंड का वेग मान लीजिए v1 जो था वो v था, और इसका फिर से वेग तिगुना कर दिया गया, यानी v2 बराबर क्या हो जाएगा, v2 बराबर हो जाएगा आपका 3v हो जाएगा, ठीक है। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहेंगे कि हाफ mv² होता है, हाफ mv² होता है, ठीक है। तो पहले देखिए, पहले ये मास जब कांस्टेंट है तो जाहिर सी बात है इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, और ये तो कांस्टेंट है, यानी v² से डायरेक्टली हमें मतलब है। तो पहले इसका v² जब हम लोग गतिज ऊर्जा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा v², और दूसरी बार कितना हो जाएगा, 3v का स्क्वायर करेंगे तो यानी 9v² हो जाएगा, यानी कि v² से 9v² यानी कि कितने का परिवर्तन हुआ, आप कहेंगे कि 8 का परिवर्तन हुआ। और कितने से परिवर्तन हुआ, तो आप कहेंगे कि 1v से, क्योंकि 1v था, 1v से, और इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए मैं 100 से गुणा कर दूंगा, यानी कि 8 गुणे 100 यानी कि 800% यहां पर परिवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब है। उम्मीद करता हूं आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था मनुष्य के शरीर में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। तो देखिए मनुष्य में छोटी आंत और बड़ी आंत, 2 प्रकार की आंत पाई जाती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो छोटी आंत होती है उसकी लंबाई ज़्यादा होती है, और बड़ी आंत होती है उसकी लंबाई छोटा होता है। लेकिन इसको फिर उल्टा क्यों बोला जाता है, उल्टा इसलिए बोला जाता है कि जो छोटी आंत होती है उसका जो एक तरीके से व्यास होता है आंत का वो कम होता है, इसलिए उसे छोटी आंत बोला जाता है। और जो बड़ी आंत होता है उसका जो व्यास होता है वो छोटी आंत से ज़्यादा होता है, बड़ा होता है, इसलिए उसको बड़ी आंत बोला जाता है। लंबाई में उल्टा होगा, जो छोटी आंत होगी उसकी लंबाई ज़्यादा होती है और बड़ी आंत की लंबाई कम होती है। प्रश्न में हमसे छोटी आंत की बात की गई थी, तो छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो 6 से 7 मीटर के आसपास होती है, और एज ग्रुप के अनुसार ये थोड़ा बहुत वेरी करता है, ठीक है। और जो बड़ी आंत की लंबाई होती है वो 1.5 मीटर के आसपास होती है। कितने मीटर के, 1.5 मीटर के आसपास होती है। तो हमसे प्रश्न छोटी आंत के बारे में पूछा गया था, तो ये छोटी आंत की लंबाई है 6 से 7 मीटर। इसके सबसे निकटतम कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है 7.5 मीटर, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। छोटी आंत की लंबाई 7.5 मीटर होती है। और अगर इसके व्यास की मैं बात करूं तो इसका जो व्यास होता है वो 35 mm होता है, 35 mm। और अगर इंच में मैं बताऊं तो 1.5 इंच इसका व्यास होता है छोटी आंत का, ठीक है। और जो बड़ी आंत होता है इसका व्यास इससे ज़्यादा होता है, इसीलिए व्यास के आधार पर इसको छोटी या फिर बड़ी कहते हैं, लंबाई के आधार पर नहीं कहते हैं। लंबाई के आधार पर छोटी आंत बड़ी होती है और बड़ी आंत छोटी होती है। बड़ी आंत की लंबाई सिर्फ 1.5 मीटर और छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर, और यहाँ पर इसके निकटतम 7.5 मीटर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था सही कथन को चुनिए। पहला दिया गया है ईंधन का जलना भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, ऐसा कोई भी परिवर्तन जिसके बाद हम पुनः पहली अवस्था में वस्तु को प्राप्त कर ले उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जब ईंधन जल गया, मान लीजिए लकड़ी है तो लकड़ी जल करके राख बन गया, तो क्या राख से हम फिर लकड़ी को प्राप्त कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए मेथेन, जल गैस, CFC इत्यादि ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ये भी निगेटिव दिया गया क्योंकि ये सभी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। चौथा देखिए यूरेनियम 235 किरणोत्सारी नहीं है। किरणोत्सारी को अंग्रेजी में नॉन रेडियो एक्टिव बोला जाता है, यानी ये बोला जा रहा है कि यूरेनियम रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, तो ये विकल्प निगेटिव है क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। तो ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3 देखिए क्लोरोफिल
जो एक हरित वर्णक है, प्रकाश संश्लेषण में उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। बिल्कुल सही बात है। क्लोरोफिल की ही उपस्थिति में, जिसमें क्लोरोफिल होगा, वहीं अपना भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कर सकते हैं। यही बात बोला जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के बारे में हमें बताना है। तो पहले तो जान लीजिए तृतीय श्रेणी का उत्तोलक किस प्रकार से होता है। तो यहां पर जो आलंब होता है, यानी जिसके सापेक्ष ये उत्तोलक घूम सकता है, ये आलंब किनारे होता है। ठीक है। उसके बाद से बीच में हम लोग जो फोर्स लगाते हैं, जो हम लोग प्रयास करते हैं, यानी एफर्ट, यहाँ पर बीच में ई होता है। ठीक है। और जो एक तरीके से जो भार उठाना होता है या फिर जिस वस्तु पर काम किया जाता है वो यहाँ पर होता है। यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये आलंब हो गया। मैं लिख दे रहा हूँ पूरा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। आलंब हो गया, ये हमारा प्रयास हो गया और ये भार हो गया। ठीक है। चलिए, यानी कि पहले विकल्प से शुरुआत कर रहे हैं। इन उत्तोलकों में आयास आलंब और भार के बीच में होता है, तो प्रयास को ही आयास बोलते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, हमारा उत्तर होगा। ठीक है। चलिए, दूसरा दिया गया है, इस श्रेणी के उत्तोलकों का यांत्रिक लाभ 1 से अधिक होता है। यांत्रिक लाभ क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज इसे बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो भार उठाया जा रहा है, भार बटे प्रयास या फिर आयास, भार बटे प्रयास या फिर आयास को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यांत्रिक लाभ बोलते हैं। तो और इसका एक और फॉर्मूला होता है, देखिए, प्रयास की भुजा यानी कि आयास की भुजा आप कह लीजिए। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं प्रयास या फिर आयास एक ही चीज है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। प्रयास की भुजा डिवाइडेड बाई भार की भुजा। अब ये प्रयास की भुजा और भार की भुजा क्या है, देखिए यहां से आपको डिस्टेंस लेनी है आलंब से। तो यहां से प्रयास यहां तक था, तो यानी इसकी भुजा इतनी हो जाएगी, और भार की भुजा कितनी हो जाएगी, तो यहां तक भार है, तो यहां से ये पूरा डिस्टेंस हो जाएगा। यानी ऊपर हमें क्या लेना है, प्रयास की भुजा। तो प्रयास की भुजा यहां तक है, ये छोटी है और ये बड़ी है। जाहिर सी बात है, इसका लंबाई कम है और इसका लंबाई ज़्यादा है, तो ऊपर जो होगा वो कम आएगा और नीचे जो होगा वो अधिक आएगा। तो जब कम में हम लोग अधिक से भाग देते हैं तो इसका मान 1 से कम आता है, 1 से कम आएगा। और विकल्प में क्या कहा जा रहा है कि 1 से अधिक होता है, तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला वाला तो सही था। ठीक है। तीसरा देखिए, चिमटी और मानव भुजा हथेली का भार थामे रखना तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण है। ये बात बिल्कुल सही है। चिमटा किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है, देखिएगा, इस प्रकार से चिमटा होता है। यहां पर ये आपका आलंब हो गया, यहां पर हम लोग एफर्ट लगाते हैं, यानी दबा करके कोई चीज वस्तु को पकड़ते हैं, तो यहां पर भार हो गया और यहां पर बीच में आपका आयास हो गया। तो चिमटा हो गया और मानव हाथ का हथेली हो गया। ये सभी क्या है, ये सभी तृतीय प्रकार के उत्तोलक के उदाहरण है। तो सी वाला भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए और सी हमारा सही जवाब होगा। चलिए विकल्पों में चलते हैं। देखिए, आप देख पा रहे दिए गए विकल्प में, देखिए ऑप्शन नंबर 4 में बात की गई है, ए और सी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, कौन सा गलत सुमेलित है, यानी कि कौन सा गलत है, मेल है, ये हमसे पूछा जा रहा है। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि बुध के बारे में, तो ये कहा जा रहा है कि सूर्य के सबसे पास है। बिल्कुल सही बात है, बुध सबसे निकटतम है सूर्य के, तो ये तो सही है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, शुक्र कहा जा रहा है, शुक्र कहा जा रहा है सबसे गर्म, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। सूर्य जो है वो सबसे गर्म है वायुमंडल में, माफ कीजिएगा सौर मंडल में, इस वजह से ये भी हमारा सही सुमेलित है, तो उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे गलत वाला पूछा गया था। चौथा देखिए, मंगल की बात की जा रही है, बोला जा रहा है लाल ग्रह कहलाने वाला, तो ये भी लाल ग्रह मंगल ग्रह को ही कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ये भी बिल्कुल सही है। गलत वाला हमसे पूछा गया था, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3, देखिए शनि कहा जा रहा है बगैर रिंग का ग्रह, तो शनि में छल्ले हैं, ग्रह में चारों तरफ छल्ले हैं, रिंग है, तो ये बगैर रिंग का नहीं है बल्कि रिंग के साथ है, ये गलत सुमेलित है। इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा, क्योंकि हमसे गलत वाला ही पूछा गया था। विकल्प नंबर 3 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, 8 मीट्रिक टन द्रव्यमान का कोई इंजन 5 डिब्बों वाली किसी ट्रेन जिसमें प्रत्येक डिब्बे का द्रव्यमान 2 मीट्रिक टन है को क्षैतिज पटरी पर बल लगा करके खींच रहा है। यदि इंजन इतना बल लगा रहा है, 3.5 × 10⁴ न्यूटन बल लगाता है, तो पटरी चिकनी है, तो डिब्बा नंबर 1 डिब्बा नंबर 2 पर कितना बल आरोपित करता है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से मान लीजिए ये ट्रेन का इंजन हो गया, ठीक है, ये ट्रेन का इंजन हो गया और इससे जुड़े पीछे 5 डब्बे हैं, 1 2 3 4 और ये 5वां डब्बा हो गया। 5 डब्बे इसको खींच रहा है, ठीक है। देखिए कहा जा रहा था कि 5 डब्बे लगे हुए हैं, ठीक है, और प्रत्येक डब्बे का जो वेट है वो कितना दिया गया, द्रव्यमान कितना दिया गया, 2 मीट्रिक टन, प्रत्येक का 2-2 है, प्रत्येक का 2-2 है, ठीक है। और जो इंजन था
इसका कितना दिया गया है 8 मीट्रिक टन, इंजन का कितना है, इसका 8 मीट्रिक टन है। अब हमसे ये बोला जा रहा है कि क्षैतिज पटरी पर बल लगा करके खींच रहा है, यदि इंजन इतना बल लगाता है तो पटरी चिकनी है, तो डिब्बा नंबर 1 यानी जो पहला डिब्बा है, मान लीजिए ये पहला डिब्बा है, ट्रेन से जुड़ा हुआ पहला डिब्बा है, तो ये दूसरे डिब्बे पर कितना बल लगाता है ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, यानी कि पहला डिब्बा कितने बल से दूसरे डिब्बे को खींचेगा ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर आपको समझने वाली बात यह है कि सबसे पहले तो हमको यहाँ पर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा F बराबर m इंटू ए। इससे यहाँ पर हमें मास पता है और फोर्स पता है, पहले हमें एक्सेलरेशन निकालना होगा, और जो एक्सेलरेशन हमें इंजन का प्राप्त होगा उसी एक्सेलरेशन से पूरे डिब्बे का भी, पूरे सभी बोगियों का भी एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण उतना ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर त्वरण अलग होता तो सभी अलग अलग गति से मूव कर रही होती। चूंकि एक्सेलरेशन समान है तभी तो सभी डिब्बे, सभी जो डिब्बे हैं, सभी बोगियां जो है वो इंजन के साथ एक ही गति से मूव कर रही हैं, यानी कि एक्सेलरेशन सबका समान होगा। यहां तक क्लियर? एफ का मान हमें दिया गया है, एम का मान कितना हो जाएगा, एम का मान उस समय पूरा लेना पड़ेगा आपको, इंजन का भी और साथ ही साथ डिब्बों का भी, तब ये निकलेगा। एम का मान देखिए, इंजन का 8 मीट्रिक टन और प्रत्येक डिब्बे का 2 मीट्रिक टन, और टोटल 5 डब्बे हैं तो यानी 10 मीट्रिक टन तो डिब्बों का हो गया, और 8 ये 18 मीट्रिक टन, यानी एम के जगह हमें कितना रखना है 18 मीट्रिक टन, और 1 मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम होता है, तो 1000 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ ए हो जाएगा। ठीक है, और एफ का मान कितना दिया गया है, इतना न्यूटन दिया गया है, यानी कि 3.5 गुणे 10/4 ये हो जाएगा। ठीक है, इससे हम लोग एक्सेलरेशन का मान निकाल लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा 3.5 गुणे 10/4 डिवाइडेड बाई 18,000। ठीक है, चलिए ये तो हो गया पूरे जो इंजन का या फिर पूरे डिब्बों का मिला करके जो त्वरण है वो हमने निकाल लिया। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि पहला जो डब्बा है वो दूसरे पर कितना बल लगाएगा। तो देखिए अभी हमने देखा कि मान लीजिए ये इंजन था, इससे ये सभी डब्बे जुड़े हुए हैं, ये सभी डब्बे जुड़े हुए हैं, तो हमसे पहला डब्बा और दूसरे डब्बे के बीच में कितना फोर्स लगेगा ये पूछा जा रहा है। लेकिन आप ये भी देखिए ना, जो पहला डब्बा फोर्स लगाएगा उससे ये पीछे वाले सभी डब्बे जुड़े हुए हैं, आप केवल दूसरे डब्बे पर फोर्स नहीं लगा रहे हैं, 1 2 3 4 5, आप केवल पहले से खींच रहे हैं दूसरे को, तो केवल दूसरे डब्बे को नहीं खींच रहे हैं, बाकी के 3 डब्बों को भी तो खींच रहे हैं। यानी जो पहला डब्बा फोर्स लगाएगा वो इन पीछे के 4 डब्बों को फोर्स लगा रहा होगा, यानी कि चारों डिब्बों का द्रव्यमान यहां पर कलेक्टिव फॉर्म में हमें देखना होगा। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं F = ma अप्लाई करना चाहूं तो m तो हम लोग निकाल चुके हैं, यहां से हम लोग रख देंगे। m क्या हो जाएगा, पहला डिब्बा जो बल लगा रहा है इन चारों डब्बों पर, यानी चारों डब्बों का वेट कितना हो जाएगा, एक डब्बे का 2 मीट्रिक टन है तो 4 का कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि 8 मीट्रिक टन, 8 मीट्रिक टन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर एक यानी कि हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था फोर्स निकालना था, तो m की जगह मैं कितना रख दूंगा 8 मीट्रिक टन, यानी कि 8000 किलोग्राम, और गुणे ए का मान हम लोगों ने इतना पहले से निकाल रखा है, तो इसको मैं एज इट इज उठा करके रख देता हूं। ठीक है, ए के जगह पे, तो यहां पर देखिए अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 3 0 से 3 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8, और 2 से इसको काटेंगे तो 9 आएगा, और इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो लगभग 1.5 गुणे 10/4 न्यूटन के बराबर आएगा, 1.5 गुणे 10/4 न्यूटन के बराबर आएगा। अब चारों विकल्प में आप देखेंगे तो इसके जो सबसे निकटतम है वो ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको सही ढंग से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि किसी पिंड की गति की दूरी समय कोई सरल रेखा है परंतु समय अक्ष के समानांतर नहीं है, तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उसकी, देखिए क्या बोला जा रहा है यहां पर, दूरी और समय, मान लीजिए कि ये दूरी हो गया और ये समय हो गया, और इसके बीच में अगर हम लोग एक रिलेशन बनाना चाहें, एक ग्राफ खींचना चाहें, तो ये क्या कहा जा रहा है कि जो ये ग्राफ मिल रहा है वो समय अक्ष के समानांतर नहीं है, यानी कि इस तरीके से पैरेलल नहीं है, इस तरीके से समय अक्ष के समानांतर नहीं है, और कहा जा रहा है कि कोई सरल रेखा है। सरल रेखा जब इसके समानांतर नहीं है और बिल्कुल सरल रेखा यानी एक दिशा में बढ़ते हुए सरल रेखा इसी प्रकार से हो सकता है, क्योंकि जब इसके पैरेलल नहीं है तो इसी प्रकार से होगा। ठीक है, तो हमसे ये पूछा जा रहा है, तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उसकी क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। चलिए देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये समय यहाँ पर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और यहाँ पर दूरी मान लीजिए कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 पर जब दूरी इसकी 1 थी तो यहाँ पर इतना दूरी था, और इसके बीच में 2 पर समय पर इसकी दूरी 2 के बराबर हो गई, यानी कि एक समान समय में वो समान दूरी तय कर रहा है, एक समान समय में समान दूरी तय कर रहा है, यानी कि जो उसका वेग क्या होता है, वेग क्या होता है, चाल क्या होता है, दूरी बटा समय। जब दूरी
और समय समान है तो हमेशा समान वेग आएगा, क्योंकि दूरी भी समान है और वेग भी समान है। जैसे कि देखिए इसके बीच में इस वाले पॉइंट के बीच में ये यही तो है, यहाँ पर देखिए इस वाले पॉइंट के बीच में ये जो समय है और इस वाले पॉइंट के बीच में ये जो समय है, और इसी प्रकार से इस वाले पॉइंट के बीच में ये जो दूरी है और इस वाले पॉइंट के बीच में ये जो दूरी है, वो दोनों समान है, तो जाहिर सी बात है वेग समान होगा, क्योंकि दूरी समान है, समय समान है, तो वेग भी समान होगा। यानी वेग हमेशा इसमें नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। वेग नियत होने का यानी कांस्टेंट होने का मतलब क्या हो गया कि जो हमारी स्टार्टिंग वेग थी, जिसे हम लोग यू से डिनोट करते हैं, मान लीजिए कि वो ए है, ए नहीं मैं दूसरे से डिनोट कर रहा हूं, मान लीजिए कि बी है, और जो अंतिम वेग है उसको जिसको हम लोग वी से डिनोट करते हैं, मान लीजिए कि वो भी बी है, क्योंकि समान है, वेग नियत है। तो उस कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, अंतिम वेग यानी v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, यानी कि समय के साथ जो वेग में परिवर्तन होता है उसे ही त्वरण बोलते हैं, यानी एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो देखिए अंतिम वेग भी हमारी v है, क्यों, क्योंकि दोनों वेग समान है, वेग नियत है, समान है, इस वजह से दोनों समान होने की वजह से ऊपर जीरो हो जाएगा घटाने पर, नीचे टी बचेगा, यानी एक्सेलरेशन का मान यहां पर क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन का मान यहां पर जीरो आएगा। और पहले विकल्प में दिया गया त्वरण जो है वो शून्यतर है, यानी शून्य से इतर है, यानी नॉन जीरो बोला गया था, नॉन जीरो बोला गया था। अगर ये जीरो विकल्प होता तो ये हमारा सही उत्तर होता, लेकिन नॉन जीरो बोला जा रहा है, इस वजह से ये गलत हो गया। दूसरा देखिए कहा जा रहा है कि त्वरण नियत है, त्वरण कांस्टेंट कहाँ है, ये तो जीरो है ना, बिल्कुल जीरो है, तो ये भी नहीं होगा। त्वरण वृद्धि करता है, तो ये वृद्धि कहाँ कर रहा है, ये तो बिल्कुल जीरो है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। एक ही विकल्प केवल बचा, ऑप्शन नंबर 4 वेग नियत होता है, इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था कौन सा कथन गलत है। देखिए निगेटिव सेंस वाला हमसे पूछा गया, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया है ठोस और द्रव को संपीड़ित नहीं किया जा सकता, जबकि गैस को संपीड़ित किया जा सकता है, यानी गैस को कंप्रेस किया जा सकता है। ये बात तो बिल्कुल सही है, जो सीएनजी होता है वो कंप्रेस्ड गैस ही तो होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है, पॉजिटिव है, इसलिए हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। दूसरा देखिए गैस सभी उपलब्ध स्थान को घेर लेती है, गैस के अणु बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, इस वजह से पूरे कमरे में वो फैल जाती है और उपलब्ध स्थान को पूरी तरीके से घेर लेती है, तो ये भी बात बिल्कुल पॉजिटिव है, इसलिए हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे निगेटिव पूछा गया था। तीसरा देखिए द्रव शांतिपूर्वक यानी कि साइलेंटली इवोपरेट होकर के कूलिंग इफेक्ट यानी कि शीतलता पैदा करती है, तो यह भी बात बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें विकल्प नंबर 4 की, इसको ध्यान से देखिएगा, क्या बोला जा रहा है, 0.5 मोल N2 गैस व 0.5 मोल N परमाणु के द्रव्यमान क्रमशः 28 ग्राम और 14 ग्राम बताए गए हैं, तो क्या ये सही है। देखिए हम लोग द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, मोलों की संख्या गुणे यहाँ पर एक तरीके से परमाणु भार आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मोलों की संख्या, पहले हम N2 गैस का निकाल रहे हैं, तो मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0.5 हो जाएगी, और N का परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो 14 होता है, तो N2 का कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 28 में 1/2 करेंगे तो 14 ग्राम आएगा, यानी N2 गैस का 14 ग्राम आना चाहिए, और विकल्प में क्या दिया गया, 28 ग्राम दिया गया। इसी प्रकार से N का देख लेते हैं, इसके लिए मोल की संख्या 0.5 दी गई है और N का 14 हम लोग रखेंगे, तो इसका मान आ जाएगा 7। कितना आ जाएगा, 7, और यहाँ पर 14 ग्राम दिया गया है, तो ये चौथा वाला विकल्प जो है वो गलत दिया गया है। और अब यही हमसे पूछा गया था कि कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप केवीएस पीआरटी 2018 के संपूर्ण प्रश्न पत्र के कंप्लीट सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप शिक्षा जगत से जुड़े सभी खबरों से अपडेटेड रहना चाहते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।